पूछा है समाकलन लिमिट है 0 से 2 तक dx बटे x धन 4 ऋण x स्क्वायर का मान प्रतिस्थापन का उपयोग करते हुए ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें मान प्रतिस्थापन का उपयोग करते हुए ज्ञात करना है। तो यहाँ से आई बराबर समाकलन लिमिट है 0 से 2 तक, हम यहाँ पर इसे 1 बटे x धन 4 ऋण x स्क्वायर dx लिख सकते हैं। तो हमें इसमें इसका मान ज्ञात करना है, मतलब हमें इसमें इसका समाकलन करना है। तो यहाँ पर अभी हम इसका सीधा समाकलन नहीं कर सकते, तो हम इस तरह के प्रश्न को हल करने के लिए इसमें पूर्ण वर्ग विधि का उपयोग करते हैं। तो यहाँ से आई बराबर समाकलन लिमिट है 0 से 2 तक 1 बटे, तो उसमें पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर x के वर्ग का गुणांक 1 है या फिर नहीं। तो यहाँ पर x के वर्ग का गुणांक 1 ना होकर ऋण 1 है, तो पहले हम इसे 1 बनाएंगे। तो उसके लिए हम इसमें से ऋण कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण, यहाँ पर x का वर्ग ऋण x ऋण 4, फिर यहाँ पर आ जाएगा dx। तो यहाँ से आई बराबर समाकलन लिमिट है 0 से 2 तक 1 बटे, यहाँ पर x के वर्ग का गुणांक 1 है, तब हम इसमें x के गुणांक के आधे के वर्ग को जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो यहाँ पर x का गुणांक है 1, तो 1 का आधा हो जाएगा 1 बटे 2, फिर हम इसके वर्ग को इसमें जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण x का वर्ग ऋण x, फिर हम इसमें 1 बटे 2 के वर्ग को जोड़ेंगे, फिर हम 1 बटे 2 के वर्ग को घटाएंगे, फिर यहाँ पर आ जाएगा ऋण 4, फिर यहाँ पर आ जाएगा dx। तो आई बराबर समाकलन लिमिट है 0 से 2 तक 1 बटे, यहाँ पर ऋण, तो हम इसे a ऋण b पूरे के वर्ग के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि इसका सूत्र होता है a का वर्ग धन b का वर्ग ऋण 2ab। और यहाँ पर ये ऐसे ही दिख रहा है, जहाँ पर a का मान है x और b का मान है 1 बटे 2। तो यहाँ पर आ जाएगा x ऋण 1 बटे 2 पूरे का वर्ग, फिर हम इसमें से ऋण कॉमन लेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण, और ये हो जाएगा 1 बटे 2 पूरे का वर्ग धन 4, और हम इसे लिख सकते हैं 1 बटे 4 धन 4, फिर हम 4 का गुणा इसमें करेंगे। यहाँ पर आ जाएगा 1 धन 16 बटे 4, फिर हम 16 में 1 जोड़ेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 17 बटे 4, और हम 17 बटे 4 को लिख सकते हैं करनी 17 बटे 2 पूरे का वर्ग, फिर यहाँ पर आ जाएगा dx। तो यहाँ पर आई बराबर समाकलन लिमिट है 0 से 2 तक 1 बटे, हम ऋण का इसके अंदर गुणा करेंगे, तो यहाँ पर ये धन हो जाएगा और ये ऋण हो जाएगा, तो पहले हम इसे लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा करनी 17 बटे 2 पूरे का वर्ग ऋण, यहाँ पर x ऋण 1 बटे 2 पूरे का वर्ग, फिर यहाँ पर आ जाएगा dx। तो यहाँ से आई बराबर, अब हम इसका समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर ये 1 बटे a का वर्ग ऋण x के वर्ग के सूत्र की तरह दिख रहा है, तो हम इसे यही वाला सूत्र लगाएंगे। तो जब हम 1 बटे a का वर्ग ऋण x के वर्ग का समाकलन करते हैं, तो होता है 1 बटे 2a लॉग मॉडुलस a धन x बटे a ऋण x धन c, और यहाँ पर a है ये और x है ये। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बटे करनी 17 बटे 2 गुणा 2, फिर 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा करनी 17। तो यहाँ पर आ जाएगा करनी 17, फिर यहाँ पर आ जाएगा लॉग मॉडुलस, यहाँ पर आ जाएगा करनी 17 बटे 2 धन x ऋण 1 बटे 2 बटे, यहाँ पर आ जाएगा करनी 17 बटे 2। हम यहाँ पर इसे रखेंगे, तो यहाँ पर ऋण चिन्ह है, तो ऋण का इसके अंदर गुणा होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण x धन 1 बटे 2, और यहाँ पर लिमिट है 0 से 2 तक, और ये निश्चित समाकलन, इसीलिए हम समाकलन करेंगे तो आखिर में धन से नहीं लिखेंगे। आई बराबर 1 बटे करनी 17 लॉग, तो हम 2 का इसमें गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 2x ऋण 1 बटे 2, और यहाँ पर दोनों का समान है तो हम इसे एक बार लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा करनी 17 धन 2x ऋण 1 बटे 2 बटे, हम ऐसे ही इसमें करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा करनी 17 ऋण 2x धन 1 बटे 2, फिर 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा करनी 17 धन 2x ऋण 1 बटे, यहाँ पर आ जाएगा करनी 17 ऋण 2x धन 1, फिर यहाँ पर लिमिट है 0 से 2 तक। तो यहाँ से आई बराबर, हम इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का सूत्र लगाएंगे। यहाँ पर अपर लिमिट है 2, तो पहले हम इसमें x की जगह में 2 रखेंगे। तो यहाँ पर 1 बटे में आ जाएगा करनी 17, फिर यहाँ पर आ जाएगा लॉग मॉडुलस, यहाँ पर आ जाएगा करनी 17 धन, हम x की जगह में 2 रखेंगे तो 2 का 2 में गुणा होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 4, फिर हम 4 में 1 घटाएंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 3, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 3 बटे, यहाँ पर आ जाएगा करनी 17, हम यहाँ पर x की जगह में 2 रखेंगे, फिर 2 का 2 में गुणा, तो यहाँ पर आ जाएगा 4, फिर हम ऋण 4 में 1 जोड़ेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 3 ऋण, यहाँ पर 1 बटे करनी 17, फिर यहाँ पर आ जाएगा लॉग, यहाँ पर हम x की जगह में लोअर लिमिट रखेंगे जो है 0, तो
तो यहाँ पर आ जाएगा 0, फिर 0 का 2 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर ये पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर बचेगा करनी 17 ऋण 1 बटे में करनी 17 धन 1। तो हम यहाँ पर लिखेंगे करनी 17 ऋण 1 बटे यहाँ पर करनी 17 धन 1। तो यहाँ से आई बराबर, चूँकि log m माइनस log n होता है log m अपान n, और यहाँ पर यह m और यह n। तो यहाँ पर 1 बटे करनी 17, यहाँ पर आ जाएगा log मॉडुलस, यहाँ पर आ जाएगा करनी 17 धन 3 बटे करनी 17 ऋण 3। फिर हम इसे इसके हर में लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा करनी 17 ऋण 1 बटे करनी 17 धन 1। फिर जब हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो यह पलट जाएगा। तो यहाँ पर गुणा में करनी 17 धन 1 बटे यहाँ पर करनी 17 ऋण 1। तो यहाँ से आई बराबर 1 बटे करनी 17 लॉग मॉडुलस। हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो पहले करनी 17 का करनी 17 में गुणा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा करनी 17 का वर्ग। फिर हम इसका वर्ग करेंगे तो करनी हट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 17। फिर हम करनी 17 का 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा करनी 17। फिर हम 3 का करनी 17 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 3 करनी 17। फिर हम करनी 17 में 3 करनी 17 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा धन 4 करनी 17। फिर 3 का 1 में गुणा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा धन 3 बटे, हम इन दोनों का भी गुणा करेंगे तो पहले इसका इसमें गुणा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 17। फिर इसका ऋण 1 में गुणा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण करनी 17। फिर ऋण 3 का इसमें गुणा तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 3 करनी 17। फिर हम इसमें इसे घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 4 करनी 17। फिर ऋण 3 का ऋण 1 में गुणा तो यहाँ पर आ जाएगा धन 3। तो यहाँ आई बराबर 1 बटे करनी 17 लॉग मॉडुलस। हम इसमें 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 20 धन, यहाँ पर आ जाएगा 4 करनी 17 बटे, फिर हम 17 में 3 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 20 ऋण 4 यहाँ पर करनी 17। तो यहाँ से आई बराबर 1 बटे करनी 17 लॉग मॉडुलस। हम इसमें से अंश और हर से 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 और यहाँ पर 4, फिर 4 से 4 कट जाएगा तो यहाँ पर अंदर में बचेगा 5 धन यहाँ पर करनी 17 बटे 5 ऋण यहाँ पर करनी 17। फिर हम इसके हर का परिमेयकरण करेंगे तो उसके लिए हम 5 धन करनी 17 का अंश और हर में गुणा करेंगे तो यहाँ से गुणा में आ जाएगा 5 धन करनी 17 बटे में 5 धन करनी 17। तो यहाँ से आई बराबर 1 बटे करनी 17 लॉग मॉडुलस। अगर यहाँ पर हम इसे a और इसे b मान ले तो यहाँ पर ये a धन b गुणा a धन b की तरह दिख रहा है। फिर हम इन दोनों का गुणा करेंगे तो हो जाएगा a धन b पूरे का वर्ग, और इसका सूत्र होता है a का वर्ग धन p का वर्ग धन 2ab। तो हम इसमें यही वाला सूत्र लगाएंगे तो पहले हम 5 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 25 धन करनी 17 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 17 धन 2 गुणा 5 गुणा करनी 17, फिर 5 का 2 में गुणा तो यहाँ पर आ जाएगा 10 करनी 17 बटे यहाँ पर ये a ऋण b गुणा a धन b की तरह दिख रहा है, और a ऋण b गुणा a धन b का सूत्र होता है a का वर्ग ऋण b का वर्ग। तो हम पहले 5 का वर्ग करेंगे तो वो हो जाएगा 25 ऋण करनी 17 का वर्ग तो वो हो जाएगा 17। तो यहाँ पर तो यहाँ से आई बराबर 1 बटे करनी 17 लॉग मॉडुलस। तो यहाँ पर आ जाएगा 42 धन यहाँ पर 10 करनी 17 बटे, हम इसमें इसे घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8। तो यहाँ से आई बराबर 1 बटे करनी 17 लॉग। अब हम अंश और हर में 2 से भाग देंगे तो यहाँ पर इसके बटे में आ जाएगा 2 और इसके बटे में 2। फिर हम 2 को इन दोनों के हर में अलग अलग लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 42 बटे 2 धन 10 यहाँ पर करनी 17 बटे 2 बटे 8 बटे 2, फिर 2 एकम 2 2 दूनी 4 2 एकम 2 फिर 2 एकम 2 यहाँ पर 2 पंचे 10 फिर 2 एकम 2 2 चौका 8। तो यहाँ पर बचा है 21 बटे 1 और हम 21 बटे 1 को 21 लिख सकते हैं धन यहाँ पर बचा है 5 करनी 17 बटे 1 और हम इसे भी 5 करनी 17 लिख सकते हैं बटे में है 4। तो जब हम इसके अंश और हर में 2 का भाग देंगे तो यहाँ पर हमारा उत्तर आएगा ये, और यहाँ पर धनात्मक है तो हम इसे बिना मॉड के भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 21 धन 5 करनी 17 बटे यहाँ पर आ जाएगा 4। तो यहाँ पर हमारा उत्तर है आई बराबर 1 बटे करनी 17 लॉग 21 धन 5 करनी 17 बटे 4।
साथ समाकलन लिमिट है ऋण 1 से 1 तक dx बटे x और धन 2 धन 5 का मान प्रतिस्थापन का उपयोग करते हुए ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें इसका मान प्रतिस्थापन का उपयोग करते हुए ज्ञात करना है। तो यहाँ से आई बराबर समाकलन लिमिट है ऋण 1 से 1 तक, हम यहाँ पर इसे 1 बटे x और धन 2 धन 5 dx लिख सकते हैं। तो हमें इसमें इसका मान ज्ञात करना है, मतलब हमें इसमें इसका समाकलन करना है। तो इस तरह के प्रश्न का समाकलन करने के लिए हम इसमें पुनरावृत्ति का उपयोग करते हैं। तो उसमें पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर x के वर्ग का गुणांक 1 है या फिर नहीं। तो यहाँ पर x के वर्ग का गुणांक 1 है, तो अब हम x के गुणांक के आधे के वर्ग को इसमें जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो यहाँ पर x का गुणांक है 2, तो 2 का आधा हो जाएगा 1। फिर हम इसके वर्ग को इसमें जोड़ेंगे और घटाएंगे। तो आई बराबर समाकलन लिमिट है ऋण 1 से 1 तक 1 बटे यहाँ पर आ जाएगा x का वर्ग धन यहाँ पर 2x धन 1 का वर्ग ऋण यहाँ पर आ जाएगा 1 का वर्ग धन 5, फिर यहाँ पर आ जाएगा dx। तो यहाँ से आई बराबर समाकलन लिमिट है ऋण 1 से 1 तक 1 बटे यहाँ पर हम इसे a धन b पूरे के वर्ग के रूप में लिख सकते हैं, क्योंकि इसका सूत्र होता है a का वर्ग धन b का वर्ग धन 2ab। और यहाँ पर ये ऐसे दिख रहा है जहाँ पर a का मान है x और b का मान है 1। यहाँ पर x धन 1 पूरे का वर्ग धन हम इसमें इसे जोड़ेंगे। यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 धन 5, फिर यहाँ से 5 ऋण 1, फिर हम 5 में 1 घटाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 4 और हम 4 को 2 का वर्ग लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर dx। तो यहाँ से आई बराबर हम इसका समाकलन करेंगे और यहाँ पर 1 बटे x का वर्ग धन 1 के वर्ग के सूत्र की तरह दिख रहा है, तो हम इसमें 1 वाला सूत्र लगाएंगे। तो जब हम 1 बटे x वर्ग धन 1 वर्ग का समाकलन करते हैं तो होता है 1 बटे tan इनवर्स x बटे a धन c। यहाँ पर x है ये और a है ये, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बटे 2, फिर यहाँ पर tan इनवर्स x धन 1 बटे 2 और यहाँ पर लिमिट है ऋण 1 से 1 तक। और यहाँ पर एक निश्चित समाकलन है, इसीलिए हम समाकलन करने के बाद आखिर में धन से नहीं लिखेंगे। तो यहाँ पर आई बराबर अब हम इसमें अपर लिमिट में लोअर लिमिट का सूत्र लगाएंगे। यहाँ पर अपर लिमिट है 1, तो पहले हम x की जगह हम 1 रखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1, फिर हम 1 में 1 जोड़ेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 बटे में है 2, फिर 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 1। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 और tan इनवर्स 1 का मान होता है π/4, फिर हम π/4 का गुणा 1 बटे 2 में करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा π/8 ऋण, फिर हम यहाँ पर लोअर लिमिट रखेंगे जो है ऋण 1। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1 और इससे ये कट जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 0, फिर हम 0 में 2 का भाग देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 0 और tan इनवर्स 0 का मान होता है 0। इसका मतलब है कि यहाँ पर ये पूरे 0 हो जाएगा। फिर हम 0 में 1 बटे 2 का गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 0। तो यहाँ से आई बराबर हम इसमें इसे घटाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा π/8। तो यहाँ पर हमारा उत्तर है आई बराबर π/8। 8 समाकलन लिमिट है 1 से 2 तक 1 बटे x ऋण 1 बटे 2x वर्ग की घात 2x dx का मान प्रतिस्थापन का उपयोग करते हुए ज्ञात कीजिए। तो हमें इसमें इसका मान प्रतिस्थापन का उपयोग करते हुए ज्ञात करना है। तो आई बराबर समाकलन लिमिट है 1 से 2 तक 1 बटे x ऋण 1 बटे 2x वर्ग की घात 2x यहाँ पर dx। यहाँ प्रतिस्थापन का मतलब है कि हम इसमें से किसी एक को t मानकर समाकलन करना है। तो हम इसमें 2x को t मानेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना 2x बराबर t, फिर हम इसका अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर 2 बराबर यहाँ पर आ जाएगा dt बाई dx, फिर dx इस तरफ आ जाएगा और 2 इस तरफ चले जाएगा। तो यहाँ से आई बराबर समाकलन, यहाँ पर हमने इसे t माना है तो हम इसकी जगह हम t लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा e की घात t, फिर यहाँ पर हम x का मान रखेंगे। तो यहाँ पर 2x बराबर t है, तो अगर हम 2 को इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा t बटे 2, तो हम इसके जगह में इसे लिखेंगे। तो यहाँ पर 1 बटे t बटे 2, फिर यहाँ पर ऋण 1 बटे हम यहाँ पर भी x का मान रखेंगे जो है t बटे 2। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 गुणा t बटे 2 पूरे का वर्ग, फिर हम इसका वर्ग करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 गुणा t का वर्ग बटे 4, फिर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो यहाँ पर बचेगा t का वर्ग बटे 2, फिर यहाँ पर आ जाएगा t का वर्ग बटे 2। और यहाँ पर dx बराबर dt बटे 2 है, तो हम इसके जगह में इसे लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा dt बटे 2, और यहाँ पर लिमिट 1 से 2 x के लिए था, लेकिन यहाँ पर हमने इसे t माना है तो हम t के लिए लिमिट ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लोअर लिमिट है 1 और अपर लिमिट है 2, तो पहले हम लोअर लिमिट ज्ञात करेंगे। तो x बराबर 1 पर t का मान हम यहाँ पर 1 रखेंगे, तो 2 का 1 में गुणा होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2, तो यहाँ पर t का मान आया है 2, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। फिर हम अपर लिमिट ज्ञात करेंगे और यहाँ पर अपर लिमिट है 2, तो x बराबर 2 पर t का मान हम यहाँ पर 2 रखेंगे, तो 2 का 2 में गुणा होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 4, तो यहाँ पर t का मान आया है 4, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4। तो यहाँ पर लिमिट है 2 से 4 तक, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 और यहाँ पर 4,
तो यहाँ से आई बराबर समाकलन लिमिट है 2 से 4 तक, यहाँ पर बटे में 2 है और ये कांस्टेंट है इसलिए ये बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर 1/2, तो यहाँ पर आ जाएगा e⁻t, हम 2 को ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2/t, फिर हम ऋण को अंदर ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा धन, फिर यहाँ पर 2 भी ऊपर चले जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2 बटे यहाँ पर t का वर्ग, फिर यहाँ पर dt। तो यहाँ पर i बराबर 1/2 हम इसका समाकलन करेंगे। तो हमने एक सूत्र पढ़ा था, जब e⁻x का समाकलन कर रहे हैं और कोष्टक में कोई फलन और उस फलन का अवकलन भी अगर वहीं पर मौजूद हो तो उसका समाकलन का सूत्र होता है e⁻x fx, और यहाँ पर ये ऐसे दिख रहा है जहाँ पर यह फलन और इस फलन का अवकलन यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर आ जाएगा e⁻t और यहाँ पर 2/t और यहाँ पर लिमिट है 2 से 4 तक, और यहाँ पर एक निश्चित समाकलन है इसीलिए हम समाकलन करें और आखिर में धन से नहीं लिखेंगे। तो आई बराबर 1/2। अब हम इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पर अपर लिमिट है 4, तो हम टी की जगह हम 4 रखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा e⁻4, यहाँ पर 2/4 ऋण, फिर हम इसमें टी की जगह में लोअर लिमिट रखेंगे जो है 2, तो यहाँ पर 1/2, यहाँ पर 2/2, फिर यहाँ से 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और इससे 1 कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 1। तो यहाँ से आई बराबर 1/2, यहाँ पर बचा है 1/2, तो हम 1/4 का 1/2 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/4/2 ऋण, यहाँ पर बचा है 1 तो हम 1/2 का 1 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/2। तो यहाँ से आई बराबर 1/2, हम 2 का इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 1/4 ऋण 2 ई का वर्ग बटे यहाँ पर 2। तो यहाँ से आई बराबर हम इसमें से ई का वर्ग कॉमन लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा ई का वर्ग, यहाँ पर ई का वर्ग ऋण 2, फिर बटे में हम इसके अंदर गुणा करेंगे तो 2 का 2 में गुणा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 4। तो यहाँ पर हमारा उत्तर है आई बराबर ई का वर्ग कोष्टक ई का वर्ग ऋण 2/4। 9 समाकलन लिमिट है 1/3 से 1 तक x ऋण x⁻3 पूरे घात 1/3/x⁻4 dx का मान है a6 b0 c3 d4। तो हम इसमें बताने कि जब इसका समाकलन करेंगे तो फिर इनमें से कौन सा इसका सही उत्तर होगा। तो यहाँ से आई बराबर समाकलन लिमिट है 1/3 से 1 तक x ऋण x⁻3 पूरे घात 1/3/x⁻4 यहाँ पर dx। तो यहाँ से आई बराबर समाकलन लिमिट है 1/3 से 1 तक, हम इसमें से x⁻3 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x⁻3, हम इसमें से x⁻3 कॉमन ले रहे हैं, इसका मतलब है कि हम इनमें x⁻3 का भाग कर रहे हैं। तो पहले हम x में से कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x बटे x⁻3, फिर x⁻3 ऊपर चले जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा x गुणा x⁻3 और यहाँ पर x⁻1, और यहाँ पर हम इन दोनों को गुणा कर रहे हैं और यहाँ पर आधार समान है तो हम घात को जोड़ सकते हैं। तो हम 1 में ऋण 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x⁻1 ऋण 3, फिर हम 1 में 3 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x⁻ऋण 2 ऋण, यहाँ पर आ जाएगा 1 पूरे घात 1/3 बटे यहाँ पर आ जाएगा x⁻4 और यहाँ पर है dx। तो यहाँ से आई बराबर समाकलन लिमिट है 1/3 से 1 तक, यहाँ पूरे की घात में 1/3 है, जब हम कोष्टक को हटाएंगे तो यहाँ पर घात इसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा, तो जब ये घात इसमें आएगा तो यहाँ पर आ जाएगा x⁻3 पूरे की घात 1/3, फिर 3 से 3 कट जाएगा तो बचेगा x⁻1 और हम x⁻1 को सिर्फ x भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर x⁻ऋण 2 ऋण 1 पूरे की घात 1/3 बटे यहाँ पर आ जाएगा x⁻4, फिर यहाँ पर आ जाएगा dx और इससे ये कट जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 3। तो यहाँ पर आई बराबर समाकलन लिमिट है 1/3 से 1 तक, हम यहाँ पर x⁻3 को ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा x⁻ऋण 3, यहाँ पर आ जाएगा x⁻ऋण 2 ऋण 1 पूरे की घात 1/3, फिर यहाँ पर आ जाएगा dx। तो हम इसमें इसका समाकलन करना है और यहाँ पर अभी हम इसका सीधा समाकलन नहीं कर सकते, इसीलिए हम इसमें किसी एक को टी मानेंगे। तो हम इसमें x⁻ऋण 2 ऋण 1 को टी मानेंगे क्योंकि इसका अवकलन यहाँ पर मौजूद है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माना x⁻ऋण 2 ऋण 1 बराबर टी। तो हम इनका अवकलन करेंगे, तो पहले इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 2 x⁻ऋण 2 ऋण 1, फिर हम ऋण 2 में 1 घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 3, फिर इसका अवकलन करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ से बराबर में आ जाएगा dt/dx। तो यहाँ पर dx इस तरफ आ जाएगा और ऋण 2 इस तरफ चले जाएगा। तो यहाँ से आई बराबर समाकलन, यहाँ पर हमने इसे टी माना है तो हम इसके जगह हम टी लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा टी की घात
1/3 और यहाँ पर x घात ऋण 3 dx बराबर dt बटे ऋण 2 है, तो हम इसकी जगह में इसे लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा dt बटे ऋण 2 और यहाँ पर लिमिट 1/3 से 1 x के लिए था, लेकिन यहाँ पर हमने इसे t माना है, तो हम t के लिए लिमिट याद करेंगे। तो यहाँ पर लोअर लिमिट है 1/3 और अपर लिमिट है 1, तो पहले हम लोअर लिमिट याद करेंगे। तो x बराबर 1/3 पर t का मान, तो हम यहाँ पर 1/3 रखेंगे और यहाँ पर आ जाएगा 1/3 घात ऋण 2 और यहाँ पर घात ऋणात्मक है, और अगर हम इसे पलट देंगे तो यहाँ पर घात धनात्मक हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 की घात 2, फिर हम 3 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 9 और हम 9 में 1 घटाएंगे तो यहाँ पर t का मान आ जाएगा 8। तो हम अपर लिमिट याद करेंगे और यहाँ पर अपर लिमिट है 1, तो x बराबर 1 पर t का मान हम यहाँ पर 1 रखेंगे और यहाँ पर आ जाएगा 1 घात ऋण 2 और 1 घात में कुछ भी हो उसका मान 1 ही होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, फिर हम 1 में 1 घटाएंगे तो यहाँ पर t का मान आ जाएगा 0। तो यहाँ पर लिमिट है 8 से 0 तक, तो यहाँ पर आ जाएगा 8 और यहाँ पर 0। तो यहाँ से i बराबर यहाँ पर बटे में ऋण 2 और ये कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1/2। फिर यहाँ पर हम इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा t की घात 1/3 धन 1 बटे यहाँ पर 1/3 धन 1 और लिमिट है 8 से 0 तक। तो यहाँ से i बराबर ऋण 1/2 हम इसे जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा t की घात 4/3 बटे 4/3 लिमिट है 8 से 0 तक। तो यहाँ से i बराबर यहाँ पर 4/3 है और अगर हम इसे ऊपर ले जाएंगे तो ये पलट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 1/2 गुणा 3/4, फिर 3 का ऋण 1 में और 4 का 2 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण 3/8 और यहाँ पर t की घात 4/3 और लिमिट है 8 से 0 तक। तो यहाँ से i बराबर ऋण 3/8। तो हम इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का सूत्र लगाएंगे, तो यहाँ पर अपर लिमिट है 0, तो हम t की जगह हम 0 रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0 और 0 का घात कुछ भी हो उसका मान 0 ही होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 0 ऋण। फिर हम यहाँ पर लोअर लिमिट रखेंगे जो है 8, यहाँ पर आ जाएगा 8 की घात 4/3 और यहाँ पर हम 8 को 2 की घात 3 पूरे की घात 4/3 लिख सकते हैं। फिर 3 से 3 कट जाएगा तो बचेगा 2 की घात 4 और 2 की घात 4 का मान होता है 16। तो यहाँ से i बराबर हम इसका इनमें गुणा करेंगे तो पहले इसका 0 में गुणा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 0, फिर हम इसका इसमें गुणा करेंगे तो ऋण का ऋण में गुणा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा धन, फिर इनका इसमें गुणा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा 3/8 गुणा 16, फिर 8 एकम 8, 8 दूनी 16। तो यहाँ से i बराबर हम 3 का 2 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 6। तो यहाँ पर हमारा उत्तर है i बराबर 6। तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर है ए, लेकिन बुक में मिस प्रिंटिंग है जिसके कारण बुक में सही उत्तर डी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर हमारा सही उत्तर है ए। 10 यदि f x बराबर समाकलन लिमिट है 0 से x तक t गुणा sin t यहाँ पर dt है, तब f डैश x है, तो हमें इसमें f डैश x याद करना है। तो यहाँ से f x बराबर समाकलन लिमिट है 0 से x तक t गुणा sin t यहाँ पर dt। तो यहाँ से f x बराबर हम इनका समाकलन करेंगे और यहाँ पर ये दोनों गुणा में, तो इसमें दो फलनों के गुणनफल के समाकलन का सूत्र लगाएंगे। तो पहले हम किसी एक को प्रथम पद और किसी एक को द्वितीय पद मानते हैं। तो आइलेट के हिसाब से जो पहले आता है हम उसे प्रथम पद मानते हैं। तो यहाँ पर यह है एल्जेब्रिक फंक्शन और यह है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो यहाँ पर एल्जेब्रिक फंक्शन पहले आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर यह हो जाएगा हमारा प्रथम पद और यह हो जाएगा हमारा द्वितीय पद। तो हम इसमें दो फलनों के गुणनफल के समाकलन का सूत्र लगाएंगे। तो उसमें पहला पद वैसे रहता है गुणा दूसरे पद का समाकलन ऋण पहले पद का अवकलन दूसरे पद का समाकलन, फिर हम आखिर में पूरे का समाकलन करते हैं। तो यहाँ पर हमारा प्रथम पद है तो ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा टी, फिर इसका समाकलन करेंगे तो आ जाएगा ऋण कॉस टी, फिर ऋण को हम बाहर में लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण और यहाँ पर कॉस टी ऋण समाकलन, पहले एक का अवकलन करेंगे तो यहाँ पर एक, फिर इसका समाकलन तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण कॉस टी, फिर इसका इसमें गुणा तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण कॉस टी, फिर ऋण का ऋण में गुणा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा धन और यहाँ पर आ जाएगा कॉस टी डी टी। फिर यहाँ पर लिमिट है 0 से x तक। तो यहाँ से एफ एक्स बराबर ऋण टी गुणा कॉस टी धन, इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा साइन टी और लिमिट है 0 से x तक। तो यहाँ से एफ एक्स बराबर अब हम इसमें अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पर अपर लिमिट है x, तो हम इसमें t की जगह में x रखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण x, यहाँ पर कॉस x धन यहाँ पर आ जाएगा साइन x ऋण। अब इसमें लोअर लिमिट रखेंगे जो है 0, तो
तो यहाँ पर आ जाएगा 0 और यहाँ पर 0, फिर 0 का इसमें गुणा तो पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 0, फिर हम यहाँ पर 0 रखेंगे तो साइन 0 का मान भी 0 होता है, फिर हम 0 में 0 जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 0। तो यहाँ पर fx बराबर हम इसमें इसे घटाएंगे तो हमें वापस यही मिलेगा, फिर हम इसमें साइन x को पहले लिखेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा साइन x ऋण यहाँ पर आ जाएगा x गुणा में कॉस x। तो यहाँ पर हमने fx बराबर तो ज्ञात कर लिया, लेकिन हमें इसमें f डैश x ज्ञात करना है। तो अब हम f डैश x ज्ञात करेंगे, मतलब हम इनका अवकलन करेंगे। तो पहले इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस x ऋण हम इनका अवकलन करेंगे और यहाँ पर ये दोनों गुणा में है तो हम इसमें uv के होल डैश का सूत्र लगाएंगे जो होता है u का डैश v धन u v का डैश, और यहाँ पर ये है u और ये है v। तो पहले हम इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर 1 गुणा में आ जाएगा कॉस x धन यहाँ पर x, इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण साइन x, फिर ऋण का धन में गुणा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण x, फिर यहाँ पर साइन x डैश f डैश x बराबर यहाँ पर आ जाएगा कॉस x, फिर इसका इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कॉस x, फिर हम ऋण का इसके अंदर गुणा करेंगे तो पहले इसका इसमें गुणा होगा तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण कॉस x, फिर ऋण का इसमें गुणा होगा तो ये धन हो जाएगा तो यहाँ पर आ जाएगा धन x, यहाँ पर आ जाएगा साइन x, फिर इससे ये कट जाएगा तो ऐसे f डैश x बराबर यहाँ पर आ जाएगा x साइन x। तो यहाँ पर f डैश x आया है x गुणा साइन x, तो यहाँ पर हमारा सही उत्तर है बी।